लक्ष्य मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। लक्ष्य एकेडमी फिर एक बार लाया है आपके लिए प्रश्नों का संग्रह। आज हम देखेंगे नाउन कॉमन एरर्स फिर एक बार। आज आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक दिन आसान होती है और उस एक दिन के लिए हमें काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत का सफर शुरू हो चुका है और आपको सिर्फ जुड़े रहना है लक्ष्य एकेडमी के साथ, और इस मेहनत के साथ हम जरूर जल्द ही सफलता प्राप्त करेंगे। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला तो है, पर इससे पहले हम 40 प्रश्न और कर चुके हैं। ध्यान से देखिए और जल्दी से आंसर बताइए कि आपके कौन से पार्ट में आपको एरर दिख रहा है इस क्वेश्चन के। आइए सेंटेंस को रीड करते हैं। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग। पार्ट ए से चलते हैं। पार्ट ए में क्या लिखा है? द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, दीवारें जो हैं, जो वॉल है इस बिल्डिंग की, वो क्या है? काफी ज्यादा हाई है। कितनी हाई है? तो कह रहा है कि 50 फुट हाई है। तो पहला जो सेंटेंस है, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल के बारे में बात हो रही है। इस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग की वॉल की बात हो रही है, और वो जो वॉल है इट इज, वो वॉल क्या है? इज, कोई दिक्कत नहीं है। बी पार्ट में चलते हैं। बी पार्ट में कह रहा है 50 फुट हाई। तो अगर आपको याद होगा नाउन का, जब हम सिंगुलर प्लूरल पढ़ रहे थे तो हमने देखा था फुट का प्लूरल जब हम बात करेंगे तो फिट होगा। तो 50 फीट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स, जब पेंटिंग्स की बात हुई, प्लूरल की बात हुई, तो आर लगा दिया हमने, एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग। तो आपका पार्ट सी में जो है वो दिक्कत है। पार्ट सी में, पार्ट बी बिल्कुल सही था आपका। पार्ट बी में सिर्फ बिल्डिंग इज लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल को रिफर किया था और बिल्डिंग के बारे में कहा कि ठीक है, और जो वॉल है वो क्या है? 50 फीट हाई है, ना कि 50 फुट हाई है। तो बिल्कुल आपका आंसर है जो है ऑप्शन सी। जो सी पार्ट है इस सेंटेंस का, उसमें गलती है। आपको फुट को रिप्लेस करके क्या कर देना है? फिट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, तब आपको फिर एक नया सेंटेंस मिलेगा और आप इसका एरर बताएंगे। जल्दी से बताइए। वर्ड्सवर्थ्स पोएट्रीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज सटल डिस्क्रिप्शन। वर्ड्सवर्थ जो है वो एक्चुअली लिखते हैं पोएट्री बाय हिज सटल डिस्क्रिप्शन। किसका डिस्क्रिप्शन देते हैं? ब्यूटी एंड लाइवलीनेस, कोई दिक्कत नहीं है। और किसकी ब्यूटी और लाइवलीनेस को डिस्क्राइब करते हैं? तो नेचर की। चलिए पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। पार्ट ए में देख लेते हैं। बात की गई पोएट की वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की बात की गई, तो हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया कि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री। अभी जो बात है बिल्कुल आपको बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, क्लियरली दिख गया कि ये पोइट्री होगा ना कि पोइट्रीज। हमने अराउंड सेकेंड वीडियो में ही देखा था कि कभी भी पोइट्री का पोइट्रीज नहीं हो सकता है, पोयम का पोयम्स हो सकता है, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं हो सकता है। तो जो आपका एरर है वो पार्ट ए में है, पोइट्रीज गलत है और पोइट्री सही है। और सेंटेंस का मतलब है कि जो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री है वो अक्सर उसका कैरेक्टर क्या होता है? वो उनके जो सटल डिस्क्रिप्शन है, बहुत ही प्यारा सा जो उनका डिस्क्रिप्शन है, बहुत ही सेरीन सा, पीसफुल सा डिस्क्रिप्शन है। किसका? ब्यूटी और लाइवलीनेस का। किसकी ब्यूटी और लाइवलीनेस का? नेचर की ब्यूटी और लाइवलीनेस को डिस्क्राइब करती है इनकी पोइट्री, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री। तो ये रहा आपका सेंटेंस नंबर 42। आज के सेशन के साथ हम लगभग 60 क्वेश्चन कर चुके होंगे कॉमन एरर्स पे। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिर हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रोनाउंस के साथ, उसको पढ़ने के बाद फिर हम मिक्स्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। सेंटेंस 43 ये रहा। व्हेन यू सी हिज ऑफस्प्रिंग्स, पार्ट ए देख लेते हैं। जब भी आप देखते हैं व्हेन यू सी हिज, कोई दिक्कत इसमें? व्हेन यू, जब आप देखते हैं, सी हिज, तो सी हिज क्या? पार्ट भी देख लीजिए, ऑफस्प्रिंग्स। जब आप ऑफस्प्रिंग कहते हैं तो ऑफस्प्रिंग जो वर्ड है, ऑफस्प्रिंग वर्ड का खुद ही मतलब हो गया उनके चिल्ड्रन, बच्चे। अब आप अगर चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस करेंगे तो गलत होगा। ऐसे जब आप ऑफस्प्रिंग का ऑफस्प्रिंग्स कह रहे हैं तो भी गलत होगा। तो इसके लिए ये जो है, ये
ये नीडेड नहीं है। तो हमने कहा व्हेन यू सी हिज ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग ऑलरेडी ये प्लूरल है जो किसको डिफाइन कर रहा है, चिल्ड्रन, उनके बच्चे को। तो आप ये नहीं विश्वास मान सकते हैं कि वो खुद क्या है, अबव 70 है। तो फिट, तो आपका जो एरर था वो किस पार्ट में था, आपका आंसर है पार्ट बी। आपको ऑफस्प्रिंग्स जो है वो यूज करने की आवश्यकता नहीं थी, ऑफस्प्रिंग अपने आप में क्या है, प्लूरल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस आपका ये रहा, व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका he informed me that he had come here to do an urgent work. When he returned from America, पार्ट ए से देखते हैं। पार्ट ए when he returned, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट बी देख लेते हैं, फ्रॉम अमेरिका इन्फॉर्म्ड मी, अंडरस्टूड है, ही इन्फॉर्म्ड मी, तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट सी में चलते हैं, दैट ही हैड कम हियर, ही हैड कम हियर, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। टू डू एन अर्जेंट वर्क, और किस लिए वो आया, टू डू एन अर्जेंट वर्क। बिल्कुल जो लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। जब भी आप वर्क की बात करें तो आप कैसे उसके पहले आर्टिकल यूज कर रहे हैं, तो टू डू अर्जेंट वर्क, एन अर्जेंट वर्क की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही है आप लोग। ऑप्शन डी में जो है वो एरर है आपका, और ये हो क्या जाएगा, टू डू अर्जेंट वर्क, ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। अगर सेंटेंस पूरा रीड किया जाए तो व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका ही इन्फॉर्म्ड दैट ही हैड कम हियर टू डू अर्जेंट वर्क। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ बिना देरी किए। तो आपका अगला सेंटेंस ये रहा, ध्यान से देखिए और जल्दी से आंसर करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। The issues are very complex and the problem is that they are bound to be obscured by these hypocritical politicians. ध्यान से देखिए, the issues are very complex, जो issues है वो क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इश्यूज तो कॉम्प्लेक्स है, चलिए पार्ट ए में कोई गलती नहीं है, इश्यूज कॉम्प्लेक्स है। पार्ट बी में कह रहे हैं वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रॉब्लम, तो कोई गलती नहीं। इज एंड द प्रॉब्लम इज, तो प्रॉब्लम को इज कह रहा है, तो दैट दे आर बाउंड टू बी, जो इश्यूज हैं दे आर बाउंड टू बी ऑब्सक्योर्ड। ऑब्सक्योर्ड मतलब इट विल बी मेड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आपको और ज्यादा मुश्किलात पैदा कर दी जाएंगी कि आप समझ ना पाए इन इश्यूज को, ठीक है। तो आर बाउंड टू बी ऑब्सक्योर्ड, एकदम बंधे हैं, बाधित हैं कि उसको और पेचीदा बना दिया जाएगा। और ये बनाएगा कौन, बाय दीज हाइपोक्रिटिकल। हाइपोक्रिटिकल मतलब ये जो गलत हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हल्ली कपटी पॉलिटिशियंस हैं, उनके द्वारा इस इश्यू को और भी ज्यादा क्या बना दिया जाएगा, ऑब्सक्योर बना दिया। तो बिल्कुल सही है आपका सेंटेंस। कोई एरर आपको हो तो लग रहा हो तो बताइए। द इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स, कोई दिक्कत नहीं। फिर बात की कि प्रॉब्लम ये है कि जो इश्यूज है उनको क्या बना दिया जाएगा, और ज्यादा ऑब्सक्योर बना दिया जाएगा और ज्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बनाया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो बाय दिस हाइपोक्रिटिकल पॉलिटिशियन। ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नो एरर। पढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। These type of books are certainly helpful to the students preparing for the banking service examination. These types of books, these type of practice set questions are also helpful to everybody preparing for examination. चलिए पार्ट ए से चलते हैं। These, जब भी आप these, those, certain की बात करते हैं तो इनके साथ आपको प्लूरल तो लाना ही पड़ेगा। Certain acts, certain regulation, ऐसे यहाँ पे these types होगा ना कि टाइप, तो these types होगा। These types of books are certainly helpful to the students, और कैसे टाइप के स्टूडेंट्स, प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग सर्विस एग्जामिनेशन। तो डी में एक ही वर्ड है, कोई गलती नहीं है। सी में कोई गलती नहीं है। बी में देखिए आर सर्टेनली हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स, तो कोई गलती नहीं है। तो बस यही है कि आर है तो बुक्स को भी रिफर कर रहा है प्लूरल, तो ये जो है आपका ये हो जाएगा टाइप्स। तो आपका एरर है आपके पार्ट ए में, ये है आपका आंसर। 46th क्वेश्चन के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, ये खत्म हो चुका। 47th क्वेश्चन, I have never seen such a lovely spectacles in my life, said the passerby. passerby कौन होता है, जो गुजर रहा है। तो passerby ने क्या कहा, I have never seen। पार्ट ए में कोई गलती नहीं मिल रही है, उसने कहा आई के साथ have लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला पार्ट सही है।
सेकंड कह रहा है लवली स्पेक्टिकल्स। तो एक बात बताइए, जो स्पेक्टिकल्स है इसका यूज हम कहाँ करते हैं और कब ये स्पेक्टिकल्स लिखा है? तो जब हम गॉगल्स की बात, चश्मे की बात करेंगे, जब हम पैर में बात करेंगे तो बिल्कुल ये स्पेक्टिकल्स ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी लवली सीन की, तो स्पेक्टिकल की बात कर रहे हैं जिससे हम स्पेक्टेकुलर वर्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे स्पेक्टिकल्स की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि हैज नेवर सीन अ लवली सीनरी या सीन इन माई लाइफ दैट द पासर बाय, गुजरते हुए इंसान। तो किसी स्पेक्टिकल्स को तो रेफर नहीं कर रहा है, तो एक स्पेक्टेकुलर सीन को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे स्पेक्टिकल्स नहीं यूज होगा बल्कि स्पेक्टिकल यूज होगा। तो जो आपका एरर है वो पार्ट बी में है, क्या है, स्पेक्टिकल्स नहीं होगा, स्पेक्टिकल। तो सही सेंटेंस क्या होगा, आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल इन माई लाइफ दैट द पासर बाय। पासर बाय का प्लूरल भी हमने देखा था, पासर्स बाय। चलिए, ये सेंटेंस के साथ खत्म होता है आपका 47th सेंटेंस और हम आगे बढ़ते हैं 48th सेंटेंस के साथ। Owing to his heavy engagement, he could not write even 2/3 of the book, of which the publication was to be expected before January. Because of his heavy engagement, उसका जो बिजी शेड्यूल था उसकी वजह से, तो owing to his कोई गलती नहीं है, पार्ट ए सही है। He could not write even the 2/3 of the book, of which the publication, जो पब्लिकेशन जिसका होने वाला था, एक्सपेक्टेड था कि जनवरी तक हो जाएगा पब्लिकेशन, उस बुक का अब तक 2/3 भी नहीं पूरा हुआ है। एक बात आप जान लीजिए जो ध्यान देने वाली है कि जब हम 1/3 या 1/4 कहें तो उस थर्ड का एक हिस्से की बात हो रही है, 1/3, 1/4, 1/5, तब ये क्या रहेगा, ये सिंगुलर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ये आ जाता है 2, 3, 3/4, तब हम ये क्या कह देंगे, ये हो जाएगा 2/3। ये रेगुलरली हर कोई गलती करता है और कभी कोई नोटिस नहीं करता है कि ये 2/3 तो सही ही नहीं है, एक्चुअली 2/3 होना चाहिए। जैसे ही 1 ये अपनी जगह से बढ़ता है आगे, तुरंत यहाँ पर एस लग, जो फ्रैक्शनल होल वाला पार्ट है, 2/3 की बात करें तो 2/3 बोल। जो आपका एरर है वो पार्ट बी में है। हमने कहा जब हम 1 की बात करें तो 1/3 लिख सकते हैं, लेकिन 2 की बात करें तो 2/3 हो जाएगा, ऐसे 3/4 हो जाएगा। तो ये आपका सेंटेंस है, एरर था पार्ट बी में। चलिए बढ़ते हैं 49th सेंटेंस की तरफ। 49th सेंटेंस पढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस आपका ये रहा 49th सेंटेंस। इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times a day। पार्ट ए के साथ शुरू करते हैं। इट इज हार्मफुल, ये हार्मफुल है, कोई दिक्कत, ये सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, बस जो दिक्कत है वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। वो दिक्कत है आपके पार्ट बी में, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, कप्स फुल जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये आपके साथ दिक्कत कर दी गई और ये हो क्या जाएगा, कपफुल, 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 कपफुल्स ऑफ टी 5 times a day। के साथ हम 49th क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं और बढ़ते हैं अपने 50वें क्वेश्चन की तरफ। 50 क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस वी हैव डन। देखिए ध्यान से देखिए सेंटेंस, द ब्रेदरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स डॉन विदाउट एनी अपेरेंट रीजन। अपेरेंट मतलब नॉट रियल, तो बिना किसी रियल रीजन के भी ये लोग हमेशा क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं एक दूसरे के लिए। देखिए ब्रेदरेन से शुरू करते हैं। पार्ट ए में बिल्कुल सही है आप लोग, जो गलती है पार्ट ए में, क्या गलती है, जो हमारा ब्रेदरेन वर्ड है ये अपने आप में क्या है, ब्रदर का प्लूरल है, तो मतलब ब्रदर्स होता है, ब्रदरेन मतलब ब्रदर्स, ये इक्वल टू है। तो जब ऑलरेडी ये प्लूरल है तो ये क्या है, इसका मतलब ये जो एस है कोई जरूरत नहीं थी। सेंटेंस जो है इसके पार्ट ए में एरर है, ब्रेदरेंस ना होकर ये ब्रेदरेन होगा और ब्रेदरेन अपने आप में काफी है, जो क्या बता देगा, ब्रदर्स को कर देगा, प्लूरल को रेफर कर देगा। तो द ब्रेदरेन ऑफ दिस कॉलोनी लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स डॉन विदाउट एनी अपेरेंट रीजन। पढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। ट्यूब से 51 क्वेश्चन जो करने वाले,
और ये 51वां क्वेश्चन बहुत इजी है, तुरंत देख के तुरंत आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, बिल्कुल ही इजी है ये, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही सोचा जिन्होंने आंसर भी नहीं किया, और जो सिर्फ अभी तक सोच रहे हैं। तो पार्ट ए में अपना सीनरीज है, सीनरीज आपको पोइट्री के साथ ही बताया गया था कि जो वर्ड है सीनरी वो अपने आप में काफ़ी है, उसको सीनरीज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कह रहे हैं कश्मीर की जो सीनरी है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है दार्जिलिंग से। ये आपका जो है मैटर है, आपको दार्जिलिंग पसंद है जाइए, कश्मीर पसंद है वहाँ जाइए, पर यहाँ सेंटेंस में आप सीनरीज ना यूज़ करके सिर्फ सीनरी यूज़ करिए। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस के साथ। शुभ से 51 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। इसके बाद हमें नहीं लगता आपको कोई भी डाउट होगा नाउन कॉमन एरर्स के साथ। फिर भी जब हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे तब फिर से एक बारी ये सारे चीजें देखेंगे। ध्यान से देखिए आप 52nd क्वेश्चन जो है, ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार। ही हैज ऑर्डर्ड, तो ही के साथ हैज है, कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज ऑर्डर्ड पास्ट में है। सेंटेंस 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। ब्रिक्स, जो ब्रिक्स है तो ब्रिक्स आपको बता दिया जाए, ये ब्रिक्स नहीं आप यूज कर सकते, इसको प्लूरल करने के लिए आपको क्या करना होगा, पीसेस ऑफ ब्रिक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिक्स नहीं लिख सकते आप। तो जो एरर है वो पार्ट बी में है, ये क्या लिख दीजिए, इसको पीसेस ऑफ ब्रिक लिख दीजिए, पीसेस ऑफ ब्रिक। ही ऑर्डर्ड पीसेस ऑफ ब्रिक फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। इसके साथ हम 53rd क्वेश्चन सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। He does not cut paper with blade but with scissor. He does not. He does not में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। Cut paper with, कट का हमेशा कट ही रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेपर विद में भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्लेड बट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लेड नहीं कट करता विद ब्लेड, बट विद सीजर तो बिल्कुल इजी सा। ये पार्ट डी में जो दिक्कत कर दी गई है वो ये है, सीजर लिख दिया गया है। आपको पता है चाहे ट्राउजर हो तो ट्राउजर्स स्पेक्टिकल्स हमेशा ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही सीजर्स हमेशा सीजर्स ही रहते हैं जब पेयर में चीजें काम करती है, ये रूल भी हमने देखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। मतलब आपका पार्ट डी में एरर था, सीजर नहीं सीजर्स होगा। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस आपका 54th सेंटेंस। Bringing back of normal functioning of the working bodies after demonetization is the biggest concern for the people now. Bringing back of normal functioning, जो नॉर्मलसी है उसको रिस्टोर करना, चीजों को फिर से नॉर्मल फंक्शन करवाना, कब, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, ये इस समय का बिगेस्ट कंसर्न है। तो कंसर्न क्यों यूज किया, यहाँ पे तो हम नाउन की बात कर रहे हैं, बिगेस्ट कंसर्न, तो बिल्कुल आपके पार्ट 3 में एरर है, यहाँ कंसर्न नहीं कंसर्न यूज होगा, इज द बिगेस्ट कंसर्न, नाउन यूज होगा। यहाँ पे आप कंसर्न यूज करके इसको पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कर दिए है, कंसर्न फॉर द पीपल नाउ। तो ये सेंटेंस पार्ट 3 में आपके एरर था। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस नंबर 55 बहुत ईजी है, देख के बता सकते हैं आप लोग। द मदर इन लॉज गैदर्ड टुगेदर टू डिस्कस सर्टेन फैमिली इश्यूज दैट हैड टू बी सॉर्टेड आउट। द मदर इन लॉस, बिल्कुल ये लॉस के साथ एस तभी लगेगा जब हमें पॉजेसिव केस बनाना है। यहाँ पे हमें पॉजेसिव नहीं प्लूरल की बात हो रही है, तो पार्ट 1 में आपके दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये मदर्स इन लॉ होगा, ना कि मदर इन लॉस। बोलने में भी आप ऐसे ही गड़बड़ करते हैं। तो मदर्स इन लॉ हैड गैदर्ड टुगेदर, और कुछ फैमिली इशू इनको डिस्कस करना था जो सॉर्ट आउट होना था। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस 56, द फ्लेक्सिबल ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम द फंड अंडर पेंशन स्कीम वुड बी टाइटेंड। तो फ्लेक्सिबल ऑफ यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, फ्लेक्सिबल ऑफ नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विड्रॉल, जो आप आसानी से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको थोड़ा सा टाइटन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी सही वर्ड है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विड्रॉल, विड्रॉ करने का जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको थोड़ा सा टाइटन कर दिया जाएगा अंडर द पेंशन स्कीम। ये पेंशन स्कीम के तहत अब ये जो आप आसानी से पैसे विड्रॉ करते थे उसको थोड़ा सा टाइटन कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम नाउन की यूज करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, ना कि फ्लेक्सिबल।
बढ़ते हैं। आपको ये भी ध्यान देना है कहाँ आप नाउन यूज कर रहे हैं, कहाँ उसी वर्ड का वर्ब यूज किया गया है। Women athletes have performed far better than man athletes this sports season. Women athletes, देखिए एथलीट्स की बात कही हमने, विमेन बोला, विमेन प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लूरल नाउन है। हैव परफॉर्म्ड तो प्लूरल है तो हैव लगा, कोई दिक्कत नहीं है। परफॉर्म्ड फार बेटर देन मैन एथलीट्स, बिल्कुल दिक्कत यहीं पे है, जब एक नाउन ऑलरेडी प्लूरल सेंस में बात हो रहा है, एथलीट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैन क्यों, तो पार्ट 3 में गलती है। क्या गलती है कि जो आपका मैन है वो मैन नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, मैन। ठीक है, तो ये सेंटेंस ऐसे रहा। अगले आखिरी 3 सेंटेंसेस देख लेते हैं हम जल्दी से। चलिए 58. His tenure as a pilot made him face a lot of horrifying experience. His tenure मतलब जो जॉब का एक अंतराल होता है, टाइम होता है। His tenure as a pilot made him face a lot of horrifying experience. पार्ट ए में देखिए, पार्ट 1 में कोई दिक्कत नहीं है। His tenure कैसा, एज अ पायलट कोई दिक्कत नहीं है। मेड हिम फेस कोई दिक्कत नहीं है। लॉट ऑफ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस, तो बिल्कुल सही तरफ जा रहे हैं आप लोग। जो पार्ट 4 में है, पहले लॉट ऑफ कहा, उसके बाद क्या कह दिया, हॉरिफाइंग। सिर्फ एक्सपीरियंस तो नहीं, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस की बात की गई है, तो लॉट ऑफ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस इज द करेक्ट आंसर। आप एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन होने में दिक्कत है, वर्ड मीनिंग चेंज हो जाती है। चलिए 59th सेंटेंस, देयर वर अ ग्रेट मेनी क्वेश्चन विच वर लेफ्ट अनआंसर्ड एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। देयर वर अ ग्रेट मेनी क्वेश्चन विच वर लेफ्ट, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। विच वेर ग्रेट मेनी, तो क्वेश्चन को सिंगुलर क्यों रखना भाई, क्वेश्चन अपना फॉर्म तो चेंज ही कर सकता है, तो पार्ट ए में दिक्कत है कि देयर वर अ ग्रेट मेनी क्वेश्चंस, क्योंकि वो क्वेश्चंस के बाद भी क्या है, वेर यूज हुआ है, जिसको हम कह रहे हैं विच वर लेफ्ट अनआंसर्ड एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो बिल्कुल आपका एरर है, पार्ट ए में क्वेश्चन नहीं क्वेश्चंस। मेनी के बाद आया है तो ऑफकोर्स प्लूरल रहेगा। आखिरी सेंटेंस के साथ आज का सेशन तो हम खत्म करेंगे, पर आपको ध्यान देना होगा कि जो हमने रूल्स देखे हैं, कहाँ पे हमको एडजेक्टिव फॉर्म को नाउन फॉर्म में चेंज करना है, कहाँ पे वर्ब नहीं यूज करना है, उसका नाउन फॉर्म यूज करना है। ऐसे सेंटेंस में देख लीजिए जल्दी से। हिज ऑनेस्टली वॉज एडमायर्ड बाय वन एंड ऑल इन द विलेज। ऑनेस्टली, आई डिड द वर्क ऑनेस्टली। हाँ, तो एडवर्ब थोड़ी वहां पे, हमें यहाँ पे क्या है, ऑनेस्ट जो इंसान का एट्रीब्यूट है उसके बारे में बात करनी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करनी है, तो ये ऑनेस्टली नहीं, हिज ऑनेस्टी। हिज ऑनेस्टी, ये हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है। हिज ऑनेस्टी वाज एडमायर्ड, एडमायर्ड मींस सब लोग प्रेज करते थे, बाय वन एंड ऑल इन द विलेज। विद दिस हम लोग खत्म कर रहे हैं 60 क्वेश्चंस ऑफ नाउन्स कॉमन एरर्स। जितने भी क्वेश्चन हम नाउन्स के देख चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स थे, तो मैक्सिमम जो रूल्स हैं हम इसके साथ खत्म कर चुके हैं। तो ये 60 क्वेश्चंस खत्म करने के बाद हम बढ़ते हैं वोकैबुलरी सेशन की तरफ। वोकैबुलरी से ये मत सोचिए कि अब हम नाउन्स टोटली वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि फिर से जब हम प्रोनाउंस पढ़ के प्रोनाउंस के क्वेश्चंस देखेंगे, आगे चल बाकी सारे कॉमन एरर्स के पार्ट्स करेंगे, तो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहेंगे जहाँ पे आपको ध्यान देना है ये सारे रूल्स को। तो बढ़ते हैं वोकैबुलरी सेशन की तरफ आज के वीडियो के लिए। पहला वर्ड है आपका एंग्विश। एंग्विश मतलब पीड़ा। सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग। सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन, एंग्विश, वाज इन एंग्विश, वाज इन सीवियर मेंटल पेन, गंभीर मानसिक या शारीरिक पीड़ा। सिनोनिम क्या है, एग्नी, पेन, टॉर्मेंट। ये देखिए ये भी अच्छा वर्ड है, ये रिपीटेड वर्ड है, टॉर्मेंट, टॉर्चर एंड सफरिंग। इसका एंटोनिम क्या है, वाज हैप्पी, वाज कंटेंटेड। कंटेंटमेंट मतलब भी सेटिस्फैक्शन होता है। एग्जाम्पल क्या है, नथिंग कैन टेक अवे द एंग्विश ऑफ लूजिंग अ चाइल्ड। एंग्विश मतलब जो पेन होता है, जो सफरिंग होता है जब आप एक चाइल्ड को खो देते हैं, तो वो जो एंग्विश है, वो जो पेन है, वो कोई नहीं हटा सकता है, टाल सकता है। नथिंग कैन टेक इट अवे। तो एंग्विश वर्ड इस सेंटेंस के साथ और भी अच्छा हो जाता है कि नथिंग कैन टेक अवे द एंग्विश ऑफ लूजिंग अ चाइल्ड। तो ये वर्ड आपको अब याद रहना चाहिए, फिजिकल या मेंटल पेन। फ्रेट, झल्लाहट,
कॉज एंजाइटी टू, चिंता का कारण बन जाना। फ्रेट, ही वॉज फ्रेटिंग। ट्रबल, बॉदर, कंसर्न। परट्यूब्ड भी अच्छा वर्ड है, बहुत रिपीटेड आता है परट्यूब्ड। डिस्क्वाइट या डिस्टर्ब्ड। और इसका एंटोनिम, डिस्टर्ब्ड का एंटोनिम बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहना, कंफर्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, डोंट लेट सॉरो फ्रेट अवे योर करेज। कभी भी अपने दुख को, ये सेंटेंस जो है दिमाग में बैठा लीजिए, आपकी जो फ्रेटिंग नहीं होनी चाहिए, आपके करेज खत्म नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ योर सॉरोज ऑफ योर लाइफ, क्योंकि सॉरो हर जगह है, दुख हर जगह है, पर करेज जब हिम्मत रहेगी तो सक्सेस जरूर मिलता है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है रिक्यूपरेट, यानी स्वस्थ हो जाना। देखिए री मतलब जो वर्ड है, ये प्रीफिक्स जब भी आए, प्रीफिक्स क्या होता है, जो वर्ड के पहले यूज किया जाता है, तो री हो गया आपका री। तो जब भी री आए इसका मतलब अगेन होता है हमेशा। तो रिवर्स, ये तो अगेन के सेंस में बात होती है। तो रिक्यूपरेट की बात तो फिर से ठीक हो जाने वाली बात हो गई यहाँ पे। तो बीमारी या परिश्रम से उबरना, रिकवर फ्रॉम इलनेस और एक्सर्शन। सिनोनिम क्या हो गया इसका, रिकवर, कॉन्वेलिस्क, इम्प्रूव या फिर मेंड। डिटोरिएट, ये कंडीशंस खराब होना या हर्ट हो जाना, तो ये रिक्यूपरेट का ऑपोजिट है। ऐसे जब हम डिस की बात करते हैं तो नेगेटिव सेंस में आता है। तो एक बार प्रीफिक्स वर्ड से जो है आप अपना जो मीनिंग है वो कैसे कंक्लूड कर सकते हैं वो कोशिश किया करिए। एग्जाम्पल देखिए, Other mammals and birds recuperate or grow to maturity in outdoor enclosures. बाकी जो mammals और birds हैं वो क्या होते हैं, recuperate होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं या फिर बढ़ते हैं, grow होते हैं। कहाँ पे, outdoor enclosures में, हमेशा outdoors में। तो आप उनको घर में पिंजड़े में ना रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। pragmatic, व्यवहारिक। practical, जैसा कि वर्ड ही है pragmatic, practical से रिलेटेड है, तो ये प्रैक्टिकल या फिर यूजफुल, व्यवहारिक या उपयोगी होना। सिनोनिम, रियलिस्टिक, हार्ड हेडेड। इसका जो ऑपोजिट होगा बिल्कुल प्रैक्टिकल का ऑपोजिट, इम्प्रैक्टिकल, यूजफुल, अनयूजफुल या फिर अनरीजनेबल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी मोर प्रैग्मेटिक टू स्टडी इंजीनियरिंग दैन इट इज टू स्टडी फिलोसफी। अभी क्या प्रैक्टिकल है, देखिए कोई भी विवादास्पद बात नहीं, क्योंकि कुछ लोग इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट होंगे, कुछ लोग फिलॉसफी के, तो क्या प्रैक्टिकल है क्या नहीं, ये आप लोग डिसाइड करिए। सेंटेंस में यूसेज हमने बता दिया। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। रेफ्यूट, खंडन करना। टू प्रूव इट टू बी अनट्रू, असत्य, निराधार प्रूव करना। इसको रिफ्यूट, असत्य, निराधार या गलत साबित होने के लिए। तो इसमें क्या होता है, लोगों को काउंटर कर देते हैं, हम एक्सपोज कर देते हैं। ठीक है, इसका ऑपोजिट एग्री या फिर एड, मतलब हेल्प करना। यहाँ पर आप अनट्रू प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पे एड या हेल्प करके ट्रू प्रूव करेंगे। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट रेफ्यूटेड द प्रोफेसर्स क्लेम इन क्लास। तो जो स्टूडेंट था उसने डिनाई कर दिया, कहा कि नहीं जो प्रोफेसर का क्लेम है वो क्या है, गलत है, अनट्रू है। ठीक है, इस सेंटेंस के साथ हम बढ़ते हैं अगले वोकैबुलरी वर्ड की तरफ। अनफ्लिंचिंग, बेहिचक। फ्लिंचिंग मतलब हिचकना। तो मीनिंग क्या होता है इसका, शोइंग नो साइंस ऑफ स्लैकनिंग और यील्डिंग इन वंस पर्पस, किसी के उद्देश्य में ढील का कोई संकेत नहीं दिखाना। अनफ्लिंचिंग, बेहिचक, अगर उद्देश्य है तो है, बेहिचक हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सिनोनिम है डिटरमाइंड, डॉज्ड, ग्रिम, इम्प्लेकेबल, रिलेंटलेस, ये भी एफर्टलेसली होता है, बेहिचक, अनअपीसेबल। और इसका ऑपोजिट क्या है, स्लैकनिंग, सॉफ्टनिंग या यील्डिंग। यूसेज है, he was unflinching in his determination to see that justice was done। बिल्कुल बेहिचक था और कॉन्फिडेंट था कि जस्टिस जो है वो पाके ही रहना है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, फर्वर। फर्वर मतलब जोश, a great warmth and earnestness of feeling, भावना की गर्मजोशी या फिर ईमानदारी। पैशन, जील, पैशन होता है ना, पैशन टू अचीव समथिंग, तो यही है आपका ये वर्ड फर्वर। इसका एंटोनिम है इम्पैसिवनेस, इम्पैसिविटी, इनसेंसिबिलिटी या इनसेंसिबलनेस। ठीक है, यूसेज, सरप्राइज्ड बाय द फर्वर दैट हर पेरेंट्स ओल्ड लव लेटर्स कंटेन्ड व्हेन शी डिस्कवर्ड देम इन द एटिक। तो शी वाज सरप्राइज्ड बाय द पैशनेट, बाय द पैशन, बाय रीडिंग द लेटर्स। ठीक है, चलते बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। इनविगरेट, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज होता है। इनविगरेट, सबल करना, टू गिव लाइफ टू समथिंग, विगर, टू ऐड विगर टू समथिंग, या लाइफ या स्पिरिट टू।
किसी चीज को जीवन, भावनाएं, जोश देना। सिनोनिम क्या है? एम्प, टू अप समथिंग, एनिमेट, टू ब्रेज, टू एनर्जाइज, एंड लिव इन, फिर से लाइफ लाना, फिलिप या फिर फायर। एंटोनिम क्या है? डैम्प, डेड सॉर्ट ऑफ, डेड एंड, डैम्पन, डल या किल। तो इसका वहां एनर्जी फिल करना था, यहाँ पे डल कर देना है। यूसेज देखिए इसका, द फ्रेश एयर एंड सनशाइन इनविगरेटेड द चिल्ड्रन आफ्टर अ लॉन्ग विंटर इंडोर्स। जो फ्रेश एयर था और सनशाइन था, उसकी वजह से बच्चों में क्या, एक लॉन्ग विंटर के बाद फिर से बच्चों में क्या हो गई? एनर्जी, उत्साह, लाइफ आ गई वापस। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। ये है डेरोगेटरी, अपमानजनक, शोइंग अ क्रिटिकल और डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड, आलोचनात्मक या अपमानजनक रवैया। सिनोनिम देख लीजिए, डिस्पैरेजिंग, स्लाइटनिंग, पेजोरेटिव, बीलिटलिंग। बीलिटल कल वर्ड हमने देखा था। एंटोनिम क्या होता है इसका? कॉम्प्लीमेंट्री, एप्रिशिएटिव, फेवरेबल या फ्लैटरिंग। यूसेज क्या है? ही मेड सम डेरोगेटरी कमेंट या रिमार्क अबाउट हर अपीयरेंस, अपमानजनक कमेंट या रिमार्क ये लोग बहुत करते हैं, गलत बात है। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। इनफर्म, कमजोर, फर्म करना मतलब मजबूत कर देना, इनफर्म कमजोर। इल और नीडिंग केयर, स्पेशली फॉर अ लॉन्ग पीरियड और बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, तो वो इनफर्म हो जाता है इंसान। विशेष रूप से एक लंबे समय तक अगर आपको देखभाल ना दी जाए या फिर बुढ़ापे की वजह से इंसान जो हो जाता है, बीमार हो जाता है, इनफर्म हो जाता है या फिर कमजोर हो जाता है। एलिंग, फिर से बीमारी, इल मतलब भी बीमार। हेल्दी, स्ट्रॉन्ग इसका एंटोनिम हो गया। और सेंटेंस है, शी वॉज टू एल्डरली, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और इसलिए कमजोर, इनफर्म, और इसलिए वो अकेले घर पे नहीं रह सकती थी। टू रिमेन एट होम, ये है आपका कोई वर्ड नहीं है, अब खत्म हो चुका है। एवरी डे हम 10 वर्ड्स देखते हैं और हर वीडियो के बाद हम क्या कहते हैं कि आपको वही 3 काम करते हैं। आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। जो अगली क्लास है उसमें थोड़ा पढ़ के आइएगा। टॉपिक जो है आपका प्रोनाउन है। अगली क्लास में हम प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके सारे टाइप्स देखेंगे और उसके बाद हम रूल्स और उसके बाद प्रोनाउंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। प्रोनाउंस के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।